हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में इससे पूर्व वीडियो में हमने वाक्य रचना में वाक्य के भाग पढ़े थे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है और उसमें ध्यान रखने वाली भी बातें कौन कौन सी होती हैं। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी इससे पूर्व वीडियो में। अभी जो हम वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। तो आइए देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के भेदों की यदि हम बात करें तो वाक्य को 3 आधारों पर विभेदित किया जा सकता है, जिसमें पहला आधार है क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनको जानना होगा। नंबर 2, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भेदों में बांटा जा सकता है। और नंबर 3, रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से प्रकार या भेद होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1, यानी क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्तृवाच्य प्रधान, यानी कि एक्टिव वॉइस टाइप वाक्य। तो अभी इसकी डिटेल अपने देखते हैं आगे। कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य में हम देखते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता से हो, अर्थात क्रिया के लिंग वचन आदि कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हों या बदलते हों, उसे कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य कहा जाता है। जैसे ये उदाहरण हम देख रहे हैं कि पहला जो उदाहरण है इसमें हम देख सकते हैं कि कर्ता धर्मेंद्र है, कर्ता पिंकी है, कर्ता बच्चे हैं और पढ़ना यहां क्रिया है। तो धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक के अनुसार न होकर के धर्मेंद्र के अनुसार क्रिया का लिंग है, पढ़ता है और वचन भी। इसी तरह से पिंकी पुस्तक पढ़ती है, पिंकी के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, और बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये जो क्रिया है हमारी, क्रिया आधारित है कर्ता कारक के अनुसार या कर्ता कारक के ऊपर आधारित है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो वाक्य कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। अब हम नंबर 2 पर चलते हैं और दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य प्रधान वाक्य। दूसरे प्रकार जो हमारे वाक्य हैं वो है कर्मवाच्य प्रधान वाक्य। इसमें हम देखते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता को छोड़कर कर्म कारक के साथ आए, अर्थात उस वाक्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्म कारक के अनुसार प्रयुक्त हों, उसे हम कर्मवाच्य प्रधान वाक्य कहेंगे। जैसे ये उदाहरण हमने लिए हैं, पहले उदाहरण में देखिए, महेंद्र ने गाना गाया। अब यहां महेंद्र करता है लेकिन गाया क्रिया है जो कि गाना के अनुसार है। इसी तरह से वर्षा ने गाना गाया, वर्षा यहां करता है लेकिन गाना यहां कर्म है। तो गाया जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, न कि वर्षा के अनुसार। वर्षा के अनुसार होती तो यहां गाई होनी चाहिए थी। इसी तरह से रामायण स्त्रीलिंग है, इसके लिंग और वचन देखिए, रची, रामायण रची, यानी तुलसी द्वारा रची गई। तो क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार है।
तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो होते हैं कर्मवाच्य प्रधान वाक्य। अभी तीसरे प्रकार के जो वाक्य हमारे पास होते हैं, तीसरे प्रकार जो तीसरा इसका भेद है वो है भाववाच्य प्रधान वाक्य। भाववाच्य प्रधान जो वाक्य होते हैं इनमें जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार हो, बल्कि उसके लिंग और वचन भाव के अनुसार हो, भाव के अनुसार प्रयुक्त होते हो, ऐसे वाक्य भाववाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। और दूसरी चीज इस इनमें है वो है प्रायः कर्ता के साथ निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुझसे, उससे, सीता से, राम से आदि। इस तरह से का प्रयोग होता है और इनमें क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें जो है भाववाच्य प्रधान वाक्य समझ में आएंगे। इसके अलावा हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। देखिए उदाहरण, अब ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि हेमराज से पढ़ा नहीं जाता, जया से चला नहीं जाता, चलिए अब यहां से चला जाए, उससे दौड़ा जाता है, मुझसे लिखा जाता है। यहां जो है वाक्य सारे के सारे भाव प्रधान हैं। तो भाव प्रधान जहां वाक्य होते हैं उनको हम भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। तो ये इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं कि वाक्य जो है हमारे उसके जो भेद हैं वो तीन आधारों पर विभेदित किया जाता है। वाक्यों को क्रिया के आधार पर हमने देख लिया है कि क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्तरी प्रधान वाच्य जिनको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरा है कर्म प्रधान वाच्य जिनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और तीसरा है भाव प्रधान वाक्य। तो इस प्रकार से जो है क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेदों को हमने पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। अर्थ के आधार पर वैसे वाक्यों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या विधान या क्रिया का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ये उदाहरण हम देख सकते हैं, राजेश पढ़ता है, भूपेंद्र खेलता है, वह चित्र बना रहा है। इस प्रकार के जितने भी वर्तमान काल के वाक्य होते हैं जिनमें अंत में ता है, ती है, ते है या रहा है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ये विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2, भेद नंबर 2, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं, जैसा कि इसके परिभाषा से स्पष्ट है, जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या किसी विषय के अभाव का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं, नीता घर पर नहीं है, वह यहां नहीं पहुंचा है, तुम मेरे मित्र नहीं हो। यहां सब चीजें वर्जित है, निषेधित है। तो ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा भेद इसका। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा या उपदेश देने का बोध हो वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा
तुम गाना गाओ, आदेश दे दिया। बच्चों घर जाओ, आदेश दे दिया। तुम बैठ जाओ, आदेश दे दिया। तो इस तरह के जितने भी आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा देने वाले या उपदेश देने वाले वाक्य होते हैं, वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब इसका हम देखते हैं चौथा प्रकार, जो है प्रश्नात्मक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य, जहां प्रश्न पूछने का भाव हो, जैसे कौन गा रहा है, वहां क्या हो रहा है आदि, इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा इसका भेद है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में जहां इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, जैसे भगवान करे आप सफल हो जाएं, आयुष्मान भव, विजयी भव, इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अगला जो छठा भेद है उसको हम देखते हैं। जैसा कि नाम से ही परिभाषित है, संदेहार्थक वाक्य, जहां संभावना या संदेह का बोध हो, जैसे उन दोनों में से जाने कौन खेलेगा, संभावना है, शायद वो आएगा, संदेह है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो संदेहार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट सातवां जो हम भेद पढ़ेंगे वो है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में जहां संकेत या शर्त का बोध हो, जैसे यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो आते हैं संकेतार्थक वाक्य की श्रेणी में। अब जो है अर्थ के आधार पर अंतिम जो भेद है वो है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य में जहां विस्मय या आश्चर्य का बोध हो, जैसे वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम वापस से एक बार देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नात्मक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठवां संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और आठवां है विस्मय बोधक वाक्य। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों को 8 भागों में बांटा। अभी जो तीसरा प्रकार है हमारा, वाक्यों के भेद का जो तीसरा प्रकार है वो प्रकार है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये लास्ट है, इसको हम और देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण या इसको सरल वाक्य कहते हैं, नंबर 2 मिश्र या मिश्रित वाक्य, और नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से रचना के आधार पर हम वाक्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं साधारण या सरल वाक्य कैसे होते हैं।
अब हम देख सकते हैं कि सरल वाक्य में, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी कि कर्ता के बारे में जो बात कही गई हो वो एक ही बात हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कर्ता है नित्य, नीता यानी एक ही है, और खाना बना रही है, उसके बारे में एक ही बात कही गई है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं, या उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब नंबर 2 हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य में हम देख सकते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। गांधी जी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। कि सदा सत्य बोलो, ये आश्रित उपवाक्य है, यानी कि दूसरा उपवाक्य जो है वो पहले पर आश्रित है, आधारित है। इसी तरह से यह वही व्यक्ति है, ये प्रधान उपवाक्य है, और जिसकी कल पिटाई हुई थी, ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद कुछ शब्द विशेषों को प्रयोग करते हुए एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो ऐसे जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं वो मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसमें विशेष बात देखने वाली है कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान देनी होगी इसमें बात यह है आश्रित उपवाक्यों में कि ये 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आधारित, यानी संज्ञा आधारित में क्या होता है, ये प्रायः की से प्रारंभ होते हैं, जैसे कि सदा सत्य बोलो। विशेषण आश्रित वाक्य प्रायः जो जिसका, जिसकी, जिसके आदि से प्रारंभ होते हैं, जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये प्रायः यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो इस प्रकार ये जो आश्रित उपवाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। इनका एक और ध्यान रखने योग्य जो बात है वो मैं यहां और स्पष्ट कर देता हूं कि अब हम समझ गए होंगे कि जो मिश्र वाक्य है वो प्रायः कि, क्योंकि या फिर 2 संयोजक शब्दों, जैसे जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, जो सो वह, यद्यपि तथापि आदि, ऐसे जो संयोजक शब्द हैं उनसे आपस में जुड़ा रहता है। अब हम तीसरा जो प्रकार है हमारा वाक्य का जो तीसरा भेद है रचना के आधार पर, उसको और पढ़ लेते हैं। रचना के आधार पर तीसरा भेद, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जो है उसमें हम देख सकते हैं कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य, किसी संयोजक शब्द तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अतः आदि
से जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब यहां संयुक्त वाक्य को हम देख सकते हैं। उदाहरण संयुक्त वाक्य के कि भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अब यह किंतु से जुड़ा हुआ है। वह तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं दूंगा, दूसरा वाक्य। तीसरा, मैं रोटी खाकर लेटा ही था कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यह संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से उसके पैर में दर्द है इसलिए वह कार्यालय नहीं आया। मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है। प्रहार प्राण घातक था, फलतः नेता की हाथों हाथ ही मृत्यु हो गई। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से एक बार हम वापस रिकॉल करते हैं संयुक्त वाक्य को कि तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण आपके सामने हैं। अब आप इस वीडियो को बार बार देख करके वाक्य और उसकी रचना, उसके भाग और उसके भेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।